हेलो शिक्षक साथियों, आज आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्षमता परीक्षा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इतिहास सब्जेक्ट से लिया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल जो 6 to 10 तक का क्लास में आ रहा है उसी एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है और इससे बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा, मैथ का क्वेश्चन होगा, ये 6 to 10 के अंदर का रहने वाला है, कहीं बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। चाहे वो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा हो, क्षमता परीक्षा हो, बिहार एसएससी हो, किसी तरह का भी एग्जाम हो, बिल्कुल ये 100% सही है। आप नहीं तो प्रीवियस जो पहले का जो है जो भी देख रहे हैं आप उसको देख लीजिए। आप क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, पिछले साल का, पिछले बार का जो भी एग्ज़ाम है आप उसका क्वेश्चन मिलान कीजिए और आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाइए, आपको बिल्कुल मिलेगा सेम टू सेम। तो इसलिए ये हम जो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो हम पढ़ें वो बिल्कुल ही आ जाए और ये बिल्कुल उसी से है। लास्ट तक देखेंगे आप, इतना सुंदर सब क्वेश्चन है कि कहीं जवाब नहीं। एक एक क्वेश्चन पर आप कई बार देखेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं हमारा चैनल एडू सक्सेस हब और पूरा प्रयास है हमारा आपके साथ जुड़े रहने का। बस आप लोग से इतना ही सहयोग चाहिए हमें। हम तो मेहनत करके आप सबों के लिए, सबके लिए एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड करके और तैयार कर रहे हैं। बस एक लाइक दे देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत, आप सबसे बड़ी कीमत आप हमको दे दिए, यानी आप उपहार के स्वरूप दे दिए और आपसे उपहार ही चाहिए। चलिए शिक्षक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं। आप लोग हमसे तो रूबरू हो ही चुके हैं, हम देख पा रहे हैं आप लोगों का नोटिफिकेशन वगैरह सब। बहुत हम प्रसन्न हैं आप सबों के सहयोग से। चलिए, वैदिक साहित्य को कितने श्रेणियों में व्यक्त किया गया है? देखिए, वैदिक साहित्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पूर्व वैदिक को हम लोग ऋग वैदिक साहित्य भी बोलते हैं और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, उपनिषद की संख्या 108 है। कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या 108। आर्यों की संस्कृति को कौन सा संस्कृति कहा जाता है? आर्यों की संस्कृति को कौन सा संस्कृति कहा जाता है? तो वैदिक संस्कृति। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से है। आर्यों की संस्कृति को कौन सा संस्कृति कहा जाता है? वैदिक संस्कृति। ऋग वैदिक काल क्या है? ऋग वैदिक काल क्या है, यानी इसका काल का अवधि क्या है? कहने का यह तात्पर्य था इस क्वेश्चन से, ऋग वैदिक काल की अवधि क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग वैदिक काल माना गया है। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की अवधि को क्या माना गया है? ऋग वैदिक काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं एक एक करके। ऋग वैदिक काल में धनी किसे कहा जाता है? कौन व्यक्ति धनी है ऋग वैदिक काल में? हम अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, उसको धनी कहते हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल में किसे धनी कहा जाता था? जिसके पास अधिक पैसा नहीं बल्कि गाय हो। जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी
वह व्यक्ति धनी कहलाता था। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में आर्यों की मुख्य पेशा क्या था? तो उस समय का जो मुख्य पेशा था ये पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। तो पशुओं को पालना ही मुख्य उसका पेशा था। ऋग वैदिक काल में गाय बकरी ये सब बहुत ज़्यादा पाला जाता था। ऋग वैदिक काल में विदत क्या था? विदत जो है आम लोगों की एक कुछ समूह होता था लोगों का, और उसकी एक संस्था जो बना देती थी। समूह का एक हम लोग जैसे एक संस्था बनाते हैं 10 लोगों का 20 लोगों का, कुछ लोग मिल करके एक कमिटी बनाते हैं, उसी तरह से एक कमिटी संस्था थी। उसमें वो जो संस्था उस काल में जो कुछ लोग या गांव के लोग मिल करके एक सोसाइटी बनाते थे, संस्था बनाते थे, उसको विदत कहा जाता था। ठीक है। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? गेहूं का प्राचीन साक्ष्य यानी किस पुरास्थल से मिला है? गेहूं अभी जो खोज हो रही है प्राचीन संस्कृति के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो पुरास्थल है। तो पुरास्थल किस पुरास्थल से गेहूं का साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। ये जो है गेहूं का, ये बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चावल का प्रमाण भारत में कहां से प्राप्त हुआ? चावल का प्रमाण भारत में किस पुरास्थल से मिला है? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्ज होम पुरास्थल कहाँ पर है? बुर्ज होम पुरास्थल कहाँ है? अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। हड़प्पा का खोजकर्ता, हड़प्पा का जो खुदाई किया वो पुरातत्ववेत्ता कौन थे जिन्होंने की खोज किया है हड़प्पा को? वहाँ उनके बारे में जानकारी, खुदाई के बाद उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में किया था। 12, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो क्या है, इसका खोजकर्ता कौन थे? तो राखलदास बनर्जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सब क्वेश्चन है। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। ये लोथल है, कालीबंगा है, इस सब के खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। ये पूरा स्थल है जहाँ की प्राचीन काल की कुछ अवशेष मिले हैं, है ना। कालीबंगा की खुदाई किन्होंने करवाया, किनकी निगरानी में करवाया गया, कौन करवाया? तो ये कौन थे? ब्रिजबासी लाल। ब्रिजबासी लाल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स हम तो बना लिए हैं और आप लोगों के लिए है ये, आप लोग भी नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोग बना सकते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से। अगर ये तो 4 चॉइस जब रहेगा तो इसमें कालीबंगा देगा या लोथल देगा, अग्निकुंड का साक्ष्य, और बाकी किसी में नहीं है। तो इस तरह से ऐसे ऑब्जेक्टिव आगे चलेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं इसमें, वो भी आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अब कुछ चॉइस दे करके बनाए हैं और उसको भी देख पाएंगे आप आगे चलकर। चूँकि इसमें 30 क्वेश्चन हैं तो 20 तक बनाए हैं, उसके बाद 21 से आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा 10 क्वेश्चन। उसमें ऑब्जेक्टिव, ये भी तो ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है और बाकी आप उधर देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन चॉइस, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते तो आपका एक ही क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही और दूसरा कुछ भी नहीं सकता था। इसके अलावा आप देख सकते हैं इससे मिला हुआ किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए, महास्नानागार का साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला? मोहनजोदड़ो से होगा।
ये कहाँ से मिलेगा? मोहनजोदड़ो। ये एक पूरा स्थल है जहाँ से ये साक्ष्य मिला है कि वो लोग एक तालाब की तरह था, स्नानागार, जहाँ पर लोग स्नान करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है तालाब को देख करके, और इसे महास्नानागार कहा गया। और ये मोहनजोदड़ो से ये खुदाई के बाद प्राप्त हुआ है, वहाँ से साक्ष्य मिला है। हड़प्पाई नगरों में सड़कें एक दूसरे को से किस प्रकार मिलती थी? समकोण पर मिलती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं? समकोण का मतलब है यहाँ इस तरह से आकर के 90 डिग्री पर मिलती थी, है ना, या फिर एक दूसरे जो काटती थी तो यहाँ से काटती थी ऐसे 90 डिग्री पर, है ना, तो इस तरह का था। ओके, अब हड़प्पाई सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पाई सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से प्राप्त करते थे। कहाँ? खेतड़ी, राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? कोलार, कर्नाटक से। जो कर्नाटक में है कोलार नामक स्थान, वह कोलार नामक स्थान जो है कर्नाटक में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान एवं ईरान से। अफगानिस्तान एवं ईरान से, समझ रहे हैं? सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो मेलुहा। मेलुहा, सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा। देखिए, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और कहीं से आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब एक आ जाता है कहता है बहुत हार्ड पूछा गया था, कहाँ से क्वेश्चन पूछा पता ही नहीं, तो ये लगता है कि पता नहीं है, लेकिन सारा का सारा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, और इस तरह का क्वेश्चन सच में आ जाता है तो लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? अब देखिए, यहाँ से हम बोले थे कि चॉइस दिए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा नहीं है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल तो है ही, तो कौन नहीं है? तो ये हस्तिनापुर। कौन होगा? हस्तिनापुर नहीं है हड़प्पा कालीन स्थल। ओके, 23 निम्नलिखित में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले? यानी सिंधु घाटी का मात्र एक ही ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह होने का अवशेष मिला है। वह कौन सा जगह है बताइए आप लोग? वह स्थल है कौन सा? लोथल। कौन है? लोथल। ओके, नंबर 24। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो आप लोग को ये ध्यान रख देना है, पुरुष सूक्त जो है किस में है? ऋग वेद में है, 10वें मंडल में है। और पुरुष सूक्त किस देवता के लिए समर्पित है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? ये बड़ा विचित्र सुनने में लगता है, इनाम गांव, लेकिन ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हम तो देखे तो हमको लगा कि नहीं, इस पर लिख देना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ये जनपद जो है उत्तर वैदिक काल में होते थे, जो छोटे छोटे प्रशासनिक यानी कि राज्य जैसा होता था, प्रशासनिक केंद्र होता था, प्रशासन क्षेत्र होता था, राज्य के जैसा छोटा राज्य। तो महाजनपद जिसकी संख्या कितनी थी? उत्तर वैदिक काल में ये था। तो ये 16 कितने होते हैं महाजनपदों की संख्या? 16। और सबसे अगर इसमें पूछा जाए कि 16, इसका आंसर होगा 16। पूछा जाए कि सबसे बड़ा जनपद कौन था, तो इसमें आप लोग देंगे मगध। सबसे बड़ा जनपद कौन था? मगध था। ओके, सबसे बड़ा जनपद, महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद मगध था। ये क्वेश्चन नहीं बनाए, चलिए हम बोल दिए आपको साथ साथ। 27 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? किस शासक ने मगध की राजधानी
राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कहीं राजगृह है, कहीं राजगृह है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात पर। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, आपका इस तरह से होता है। तो ये किसने किए थे भाई? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, अशोक। कौन थे? अजातशत्रु थे, उदयन थे, बिंबिसार थे, अशोक था। तो इसका आंसर होगा उदयन, है ना। चलिए, अब कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं महाजनपद 2 भागलपुर और मुंगेर में ये कैसा था? अंग जनपद, है ना, अंग जनपद। क्वेश्चन नंबर 29, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? राजगृह थी। अजातशत्रु समझ रहे हैं? अजातशत्रु के जो शासन काल में था, उस अवधि में मगध की राजधानी। अजातशत्रु किस वंश के थे? ये भी एक क्वेश्चन बताइए, आप लोग सोचिए जरा। अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के थे? नहीं, ये हिर्यक वंश के। अजातशत्रु जो थे बिंबिसार के पुत्र थे और यह हिर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हिर्यक वंश के। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन गणराज्य था? इसमें मगध जो है क्या थे? महाजनपद थे। कौशल भी महाजनपद, वत्स भी महाजनपद। लेकिन इसमें आपका लिच्छवी क्या थे? कि गणराज्य था। ये छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्र होते थे, है ना, राज्य जैसा छोटा, राज्य से थोड़ा छोटा होता था, तो महाजनपद से। तो ये जो है लिच्छवी होगा। ओके, आप ये जान सकते हैं कि प्राचीन, यहाँ पर हम एक नोट्स लिखे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा था? तो भारत में जो सबसे प्राचीन गणराज्य में से था, सबसे पहले जो थे गणराज्य था, प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य वैशाली था। और वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, है ना। यहाँ विश्व में सबसे पहले जनतंत्र की स्थापना लिच्छवी द्वारा किया गया था। ओके, और एक हमारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कुछ गलत हो गया था मिस्टेक से, कि 10वें सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे, और वहाँ पर 9वां शायद हो गया था हमसे। तो सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ओके, तो आप उसको भी सुधार लेंगे। ओके।